हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एड वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि हमारे नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन प्रैक्टिस से रिलेटेड रहने वाला है। ठीक है, तो ये वीडियो जो है ये हमारा 5th पार्ट है जिसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस और करने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखना। और कल जो है मैंने वीडियो आपके लिए अपलोड करी थी जिसमें मैंने बताया था कि नर्सिंग एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। ठीक है, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने देखी होगी और मैंने ये भी बोला था कि आज से जो है मैं आप सभी के लिए रोज वीडियोस अपलोड करूंगा, क्वेश्चंस या जो भी टॉपिक्स वगैरह हैं जो कि आपकी नर्सिंग एप्टीट्यूड में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखो नर्सिंग एप्टीट्यूड इसलिए मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं क्योंकि नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश ऐसे दो सब्जेक्ट हैं जो 40 मार्क्स आपके 40% का वेटेज रखते हैं, चाहे वो उत्तराखंड का बीएससी नर्सिंग हो, चाहे वो यूपी का बीएससी नर्सिंग हो या फिर वो महाराष्ट्र का बीएससी नर्सिंग हो। ठीक है, तो 40% का वेटेज बहुत ज्यादा होता है क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में आपको बहुत सारा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, इसमें आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। ठीक है, तो बस आप रोज वीडियोस देखते रहो जो मैं अपलोड कर रहा हूं और बाकी जो प्रीवियसली मैंने वीडियोस अपलोड करी है वो भी देख लो। ठीक है, तो वो जो मैंने प्रिपरेशन वाली स्ट्रैटेजी बताई है वो वाली वीडियो एक बार जरूर देख लेना, उससे आपको पता चल जाएगा कि प्रिपरेशन कैसे करनी है। क्लियर है? तो उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, जिसने नहीं देखी तो वो जरूर देख लेना। तो इस वीडियो में जो है हम लोग 5th पार्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस का। तो यहाँ पर बेसिकली एक टॉपिक ही हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस में बताऊंगा कि उससे कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो है डिपार्टमेंट्स इन हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, उससे किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और इस वाले टॉपिक से 100% आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो 2 पूछे जाए या 3 पूछे जाए, लेकिन एक से ज्यादा ही होंगे। ठीक है, मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस वाले टॉपिक से। ठीक है, और वो किसी भी तरीके से घुमाकर भी पूछ सकते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा भी कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है सारे डिपार्टमेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट हमारा है ओपीडी यानी कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, अभी यहाँ पर इस वीडियो को जितने भी कैंडिडेट्स देख रहे थे तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ओपीडी के बारे में सुना होगा हॉस्पिटल में। ठीक है, तो जैसे कभी किसी को जाना होता है हॉस्पिटल में, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह में, तो हम ये बोलते हैं कि हम कल जाकर ओपीडी में दिखा लेंगे। ठीक है, तो ऐसे कभी डिस्कशन करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनको ओपीडी की फुल फॉर्म नहीं पता थी अभी तक, अभी उनको पता लग गई है। तो एक क्वेश्चन तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि ओपीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो ओपीडी का फुल फॉर्म होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। क्लियर है? अब ये होता क्या है, देखो ओपीडी में क्या होता है, आपकी जनरल फिजिशियन होते हैं, आप उनके पास जाते हो। जैसे मान लो कि कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, आपको नहीं पता वो प्रॉब्लम का रीजन क्या है या वो प्रॉब्लम हमें किस वजह से हो रही है, जो हमारी बॉडी में उसके सिम्टम्स आ रहे हैं किसी भी चीज के, वो किस वजह से आ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, आप सबसे पहले ओपीडी में जाकर दिखाते हो। किसी भी हॉस्पिटल में आप ओपीडी में जाओगे, वहां पर आपके एक जनरल फिजिशियन होता है। ठीक है, वो मतलब जनरल फिजिशियन क्या है, वो आपको ये बताता है कि आपको जो है कौन कौन से टेस्ट कराने हैं जिससे आपकी प्रॉब्लम का पता लग पाए। अगर सिंपल प्रॉब्लम्स होंगी, जैसे किसी को फीवर है, वॉमिटिंग हो रही है, ठीक है, डिहाइड्रेशन हो गया, तो इन सब के लिए तो वो आराम से मेडिसिन वगैरह दे देता है और 3-4 दिन में अगर आप ठीक हो जाते हो फिर सही है। अगर सपोज वो मेडिसिन देता है फिर भी आप ठीक नहीं होते हो या आपके सिम्टम्स कुछ इस तरीके के हैं जिससे उसको लगता है कि इनकी फर्दर टेस्टिंग होनी चाहिए और इनको एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ठीक है, तो फिर वो आपको बोलता है कि आप ये टेस्ट करा लो। जैसे किसी कोई बोलेगा कि मुझे बहुत बेचैनी होती है या जो है मतलब मेरे को हार्ट ऐसे लगता है पल्स रेट काफी ज्यादा है। ठीक है, तो वो आपको डायग्नोस करेगा। ठीक है, फिर उसको लगता है कि हार्ट में ईसीजी वगैरह करवाने को बोलेगा आपको, फिर वो बोलेगा, फिर वो चेक करेगा आपका ईसीजी रिपोर्ट वगैरह। अगर उसमें कुछ भी आपका फ्लक्चुएशन रहता है, उसे लगता है कि हाँ ये थोड़ा बहुत रिस्क पर हैं और इनको जो है स्पेशलाइज्ड डॉक्टर का ट्रीटमेंट चाहिए, तब क्या करेगा, तब वो बोलेगा कि आपकी रिपोर्ट्स में कुछ गड़बड़ आई है, आप जो हो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में जाके कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा लो। ठीक है, तो कार्डियोलॉजिस्ट क्या होता है, बेसिकली हार्ट का आपका मतलब जो हार्ट स्पेशलिस्ट है उनको हमने दिखाना होगा। ठीक है, तो ओपीडी में काम ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपको ये चीज नहीं पता कि हमें प्रॉब्लम क्या है या जो छोटी मोटी चीजें होती है, छोटी मोटी प्रॉब्लम जो भी होती हैं, तो उनका सोल्यूशन आपको ओपीडी में मिल जाता है। बाकी आपको लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम है, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, फिर भी आपको ओपीडी में जाना पड़ेगा। वो डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे कि फर्दर प्रोसेस आपको क्या करना है। ठीक है, तो यहां पर आपको मेडिकल एडवाइस मिलेगी, प्रिस्क्रिप्शन और मेडिसिन मिलेंगी जिससे आप ठीक हो जाओ, और फिर भी ठीक नहीं होते फिर डॉक्टर आपको दोबारा देखेगा और उसे लगता है कि आपके इस पर्टिकुलर किसी टेस्ट में या डायग्नोसिस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर आपको वो रेफर कर देगा एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास। ठीक है, जो आपके जिस भी ऑर्गन में प्रॉब्लम है, जिस भी मतलब आपके पार्ट में प्रॉब्लम है, उसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास उसको जो है आपको भेज देगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में आप जाते हो ओपीडी में, दिखाकर वापस आ जाते हो। क्लियर है? दूसरा हमारा डिपार्टमेंट होता है आईपीडी यानी कि इन पेशेंट डिपार्टमेंट। क्लियर है? तो अब आईपीडी के फुल फॉर्म आपसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, यहां क्या होता है, पेशेंट इज एडमिटेड फॉर एटलीस्ट ओवरनाइट।
अगर किसी की कोई ऐसी प्रॉब्लम है या बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा हो गया है, उसको वॉमिटिंग वगैरह हो गई, ठीक है, या सपोज किसी का जो है क्या बोलते हैं मतलब जो भी है कि बहुत कुछ ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, सीवियर इलनेस हो गई है, या कोई बेहोश हो गया, उसको होश नहीं आ पा रहा है, ठीक है, या किसी को बहुत ज़्यादा कमजोरी लग रही है, अचानक से चक्कर खा के कहीं गिर गया, तो ऐसा अगर डॉक्टर्स को लगता है या ऐसा जो है मेडिकल टीम को लगता है कि इनको जो हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा, हमें अपनी निगरानी में रखना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, तो वो आईपीडी में जो है उनको लेकर जाते हैं और फिर जिस भी जहां पर भी उनको शिफ्ट वगैरह करना है, भर्ती करना है, वो वहां पर करेंगे, ठीक है। तो आईपीडी का मतलब आईपीडी में तब जाना है जब कुछ सीरियस प्रॉब्लम है, और वहां पर आईपीडी में जाके आपको कम से कम 1 दिन को रोकने को बोलते हैं। वो ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 दिन भी हो सकते हैं, 3 दिन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा है, तो ये चीज हो गई, ठीक है। तो अब इससे आईपीडी की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, ओपीडी से ओपीडी की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। ये पूछा जा सकता है कि आप डॉक्टर के मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब हॉस्पिटल में जाते हो तो आप किस डिपार्टमेंट में विजिट करते हो, ठीक है। और एक और तीसरा डिपार्टमेंट होता है कैजुअलिटी या इमरजेंसी डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये उनके लिए होता है जैसे किसी के साथ बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, या फिर कोई सपोज डिलीवरी का केस है, ठीक है, तो अर्जेंट अटेंशन चाहिए डॉक्टर्स का, तो वहां पर फिर ओपीडी में नहीं जाना होता है, ठीक है। वहां पर ये नहीं कि आपने पर्चा बनवाया फिर ओपीडी के बाद डॉक्टर को दिखाओगे, फिर डॉक्टर बोलेगा कि हाँ आप इसके पास जाओ, इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना होता। उनके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट होता है जो कि उसे कैजुअलिटी या फिर इमरजेंसी डिपार्टमेंट हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला आपका वो वाला डिपार्टमेंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है ऑपरेशन थिएटर। तो इसके बारे में तो सभी को पता होगा, ऑपरेशन थिएटर में क्या होता है, कोई सर्जरी वगैरह जो भी प्रोसेस करना है तो वो आपका ओटी में किया जाता है, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि किसी का कोई एक लंप है, ठीक है, तो उस पेशेंट को जो है सर्जिकल मतलब वो क्या सर्जिकल प्रोसेस करवाना है तो उसको कहाँ पर लेके जाएंगे, ठीक है। तो ऑपरेशन थिएटर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। या फिर इमरजेंसी वाले से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि एक बंदा है, उसका एक्सीडेंट हुआ है, वो काफ़ी ज़्यादा घायल है, ठीक है, वेरी सीवियरली इंजर्ड है, ठीक है, और उसको जो है बहुत जल्दी अभी मेडिकल अटेंशन, फर्स्ट एड वगैरह सब कुछ चाहिए और तुरंत चाहिए, इमीडिएट। तो उसको हॉस्पिटल के कौन से डिपार्टमेंट में लेके जाया जाएगा, तो इमरजेंसी या फिर कैजुअलिटी डिपार्टमेंट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका आईसीयू। आईसीयू की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है जो कि होती है इंटेंसिव केयर यूनिट, और आईसीयू का एक दूसरा नाम भी होता है सीसीयू, जिसे बोलते हैं हम क्रिटिकल केयर यूनिट, और एक तीसरा नाम भी होता है आईटीयू, इंटेंसिव थेरेपी यूनिट भी बोलते हैं इसको, या इंटेंसिव ट्रीटमेंट यूनिट, ठीक है। तो ये इसके तीन नाम है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर किसको रखते हैं, जो बहुत ही ज्यादा बीमार होता है, ठीक है, जिसके वाइटल्स जो होते हैं, वाइटल्स का मतलब जैसे बीपी हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, और पल्स रेट हो गया, और शुगर लेवल हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अगर कई बार क्या होता है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही होती हैं किसी की, तो उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ता है, ठीक है। या फिर सपोज अभी किसी की तुरंत अभी सर्जरी हुई है, तो सर्जरी के तुरंत बाद जो है उसको आईसीयू में रखते हैं, सो दैट कि सर्जरी के बाद अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होते हैं तो उसको जो है तुरंत मेडिकल अटेंशन मिल पाए, ठीक है। और बाकी आपके जनरल वार्ड्स होते हैं, तो जनरल वार्ड्स में तो वो लोग होते हैं जिनको ज़्यादा मेडिकल अटेंशन की जरूरत नहीं होती, बस डॉक्टर सुबह और शाम को आते हैं राउंड पर और बस उनको देखते हैं और फिर उनकी कंडीशन देखते हैं, और जो भी उनको मेडिसिन वगैरह और ऐड करनी होती है, हटानी होती है, वो उनको एडवाइस देके चले जाते हैं, ठीक है। तो आईसीयू सीसीयू इसमें क्या है, सीवियर इलनेस वाले जो पेशेंट हैं जिनके साथ प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं अभी थोड़ी टाइम में या कभी भी बढ़ सकती हैं, ठीक है, तो उनको जो है आईसीयू में रखा जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका एनेस्थीसियोलॉजी डिपार्टमेंट। एनेस्थीसिया इज एडमिनिस्टर्ड, ठीक है। अगर मान लो किसी पेशेंट को सर्जरी के लिए जाना है, सर्जरी उसकी होनी है, तो उससे पहले उसको बेहोश किया जाता है, या कोई अगर पार्ट है तो उसमें सर्जरी होनी है तो वो पार्ट शून्य किया जाता है, ठीक है, यानी कि नम्ब बोलते हैं शून्य को, ठीक है, तो नम्ब किया जाता है। तो वो जो प्रोसेस है उसमें एनेस्थीसिया देते हैं, ठीक है। तो एनेस्थीसिया इज लाइक सेडेटिव एजेंट, तो जिससे बेहोशी जैसा फील होता है, तो वो जो प्रोसेस होता है वो एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर की तरफ से दिया जाता है, जिसे एनेस्थीसियोलॉजिस्ट बोलते हैं, और एनेस्थीसियोलॉजी डिपार्टमेंट में दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज समझ आ गई। उसके बाद है कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, इसके बारे में भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। किसी को भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, हार्ट डिसऑर्डर्स होते हैं, या किसी को हार्ट अटैक आया, कुछ भी हुआ, तो तुरंत उसको जो है कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में किसके पास लेके जाना है, कार्डियोलॉजिस्ट के पास लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ईएनटी डिपार्टमेंट। तो ईएनटी का फुल फॉर्म होता है ईयर नोज एंड थ्रोट, ठीक है। तो अगर किसी को भी नाक कान और गले की प्रॉब्लम है, नाक कान और गले से रिलेटेड कोई भी इशू होता है, समस्या होती है, कोई भी बीमारी है इन तीनों ऑर्गन से रिलेटेड, तो उस केस में ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास हम लोग जाते हैं या ईएनटी डॉक्टर के पास जाते हैं।
ठीक है। तो ये होता है आपका ENT डिपार्टमेंट। उसके बाद एक गिरियाट्रिक डिपार्टमेंट, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा अलग सा भी है क्योंकि हमने कभी ये सुना नहीं होता काफी सारे कैंडिडेट्स ने। तो गिरियाट्रिक डिपार्टमेंट क्या होता है, गिरियाट्रिक बोल रहे हो या जेरियाट्रिक बोल रहे हो जो भी है, ठीक है। तो इसमें एल्डरली पीपल का इलाज होता है, मतलब जो थोड़े से ज्यादा एज वाले हैं, मतलब अब 50 वाले, ठीक है, 50-60 वाले जो एज के पीपल होते हैं, तो उनकी जो डेली सिकनेस होती है या जो उनकी यूजुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, घुटनों में दर्द, ठीक है, कभी कभी उनको बुखार आ जाता है या वीकनेस लगती है, तो ऐसे लोगों के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट होता है जो इसी चीज के लिए स्पेशलिस्ट होते हैं, ओल्ड एज पीपल के लिए, ठीक है, या ज्यादा एज वाले एल्डरली पीपल के लिए, ठीक है। तो उनके लिए होता है गिरियाट्रिक डिपार्टमेंट। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अ पर्सन हुज एज इज 55 ईयर्स, ठीक है, एंड ही हैज यूजुअल सिकनेस, ठीक है, यूजुअल बॉडी पेन, नी पेन, ये सब कुछ है, तो उसको किस डिपार्टमेंट में जाना चाहिए। तो ये अगर आपके पास ऑप्शन होगा तो आप इस पर टिक लगाओगे। फिर नेक्स्ट है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट, ठीक है। गैस्ट्रो कहीं पर भी वर्ड आ जाए इसका मतलब समझ जाना कि पेट से रिलेटेड समस्या, स्टमक, डाइजेस्टिव सिस्टम, इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो भी डिजीजेस हैं, या आपको इनडाइजेशन हो रहा है, वॉमिटिंग हो गई किसी को, ठीक है, या कॉन्स्टिपेशन हो गया, या ऐसा कुछ भी हो गया जो कि आपको लगता है कि मेरे डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है या स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाते हो, और वो डिपार्टमेंट जो होता है वो होता है आपका गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, ठीक है। तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी से जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक बंदा है कोई, उसको काफी जो है वॉमिटिंग हो गई है, ठीक है, और 3-4 दिन से उसको डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही है या इनडाइजेशन हो रहा है, तो उसको किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हो जाएगा। और किस डिपार्टमेंट में जाना चाहिए, तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए भी क्या है, आप ओपीडी में जाओगे, पहले ओपीडी वालों को दिखाओगे, और ओपीडी वालों को लगता है कि आपकी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर देंगे तो ठीक है, वरना वो आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास भेज देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट, ठीक है। तो जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट बेसिकली ये डिपार्टमेंट वो होता है जिसमें आपकी जनरल सर्जरीज वगैरह होती हैं, जैसे कि थायराइड सर्जरी हो गई, ठीक है, तो जो थायराइड ग्लैंड होती है उसकी अगर सर्जरी होनी है, या कोलॉन सर्जरी हो गई, ठीक है, तो जो आपका इंटेस्टाइन वाला पार्ट होता है कोलॉन, ठीक है, उसकी कोई सर्जरी होनी है, या गॉल ब्लैडर वाली सर्जरी होनी है, या फिर ब्रेस्ट सर्जरी होनी है, तो ऐसी टाइप की जो सर्जरीज हैं वो जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट में होती हैं, ठीक है। और ये बेसिकली जनरल सर्जरी और जो बाकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलग सर्जरी होती है, जैसे अगर किसी ने एमएस किया है गायनेकोलॉजी में, ठीक है, तो मतलब क्या है कि मास्टर्स किया है किसी ने सर्जरी में, वो भी गायनेकोलॉजी सब्जेक्ट में, ठीक है, तो गायनेकोलॉजी फील्ड में क्या है, तो वो गायनेकोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी चीजें उन्हीं के लिए वो जो है स्पेशलाइज किया गया है। लेकिन जनरल सर्जरी में ये होता है कि ये इस टाइप की सर्जरीज होती हैं जिसमें जो ऑर्गन्स हैं उनके लिए कोई स्पेशलाइज आपको वो नहीं चाहिए होता है बैकग्राउंड उस चीज को करने के लिए, ठीक है, तो वो आपकी जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट में आ जाती है। फिर नेक्स्ट आपका गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और यूटी यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट प्रॉब्लम, जो फीमेल की जो यूरिनरी ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, यूरिन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, और उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, तो लाइक मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर जो है प्रेगनेंसी, ये सब से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके लिए हम लोग किसको कंसल्ट करते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट को, और ये कहाँ मिलता है हमको, गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हीमेटोलॉजी डिपार्टमेंट, ठीक है। तो हीमेटोलॉजी डिपार्टमेंट जो है यहाँ पर क्या होता है, हीम जो वर्ड है हीमा, ठीक है, या हीम, तो इसका मतलब ही ब्लड होता है। अगर कहीं भी आ जाइए कि हीम मतलब हीम से रिलेटेड कुछ भी वर्ड हो तो आप ब्लड से रिलेटेड उसको समझ जाना, ठीक है। जैसे हीमोफीलिया होता है, ठीक है, तो हीमोफीलिया में क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, ऐसी बॉडी होती है हमारी, या ऐसे एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, तो वो भी उसमें वर्ड में हीम आता है, ठीक है। और इसी तरीके से काफी सारी चीजें हैं, जैसे हीमोडायलिसिस बोलते हैं, ठीक है। तो हीमेटोलॉजी का मतलब है कि ब्लड से रिलेटेड जितनी भी डिजीजेज हैं, मान लो किसी को एनीमिया है या फिर ब्लड में कुछ इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, तो इस तरीके का कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो हीमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में जाएंगे। फिर नेक्स्ट है पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट, ठीक है, तो इन्फेंट्स, चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट, ठीक है, तो ऐसा कोई भी बच्चा या थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं, बिल्कुल ही छोटा बच्चा, इन्फेंट का मतलब होता है देखो 0 से 2 साल की एज जो होती है उसे इन्फेंट बोलते हैं, और 2 साल से ऊपर वाले जो होते हैं उन्हें चिल्ड्रन बोलते हैं। बाकी जो 13-14 साल से लेकर 18 साल तक होते हैं उन्हें एडोलसेंट बोलते हैं। मतलब 14 to 18 ईयर्स वाले आपके एडोलसेंट्स हो गए, 2 से 14 वाले आपके चिल्ड्रन हो गए, और 0 से 2 वाले आपके इन्फेंट्स हो गए। तो ये जो तीनों लोग हैं या तीनों रेंज के बच्चे हैं जो 18 साल से कम तक के होते हैं और 0 साल से ज्यादा के होते हैं, तो इनके लिए एक स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट है पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट, ठीक है। तो कोई भी आपके क्वेश्चन पूछा सकता है कि एक बच्चा है 8 साल का,
ठीक है, उसको कुछ भी प्रॉब्लम हुई है, फीवर हो रहा है या फिर ऐसा कुछ हो रहा है, तो उसको किस डिपार्टमेंट में जाना चाहिए और किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए? तो पीडियाट्रिशियन को दिखाना चाहिए, ठीक है। या बच्चा जो वो खाना सही से नहीं खा रहा, उसे भूख नहीं लगती, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, तो पीडियाट्रिशियन के पास आपको जाना चाहिए। क्लियर है? क्योंकि देखो ऐसा है ना, देखने को तो बाकी डॉक्टर्स भी बच्चों को देख सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि बच्चों के साथ ये होता है कि उनका इम्यून सिस्टम अलग है बड़ों के कंपैरिजन में, ठीक है। उनकी डोजेज जो होती है वो कम होती है बड़ों के कंपैरिजन में, तो इसलिए जो है अगर इनके लिए इसीलिए जो है एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया है, सो दैट कि इनका जो ट्रीटमेंट है वो और ज़्यादा अच्छे से हो पाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जैसे मान लो कि किसी का कोई बॉडी पार्ट मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, या किसी को पैरालिसिस वगैरह कुछ ऐसा हो गया है, ठीक है, बॉडी का कोई भी पार्ट जाम हो गया, वो चल ही नहीं रहा, वो हिला ही नहीं पा रहा उसको, ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि क्या हो रहा है कि ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल वहां तक नहीं जा रहा और इसी वजह से रिस्पॉन्स नहीं आ पा रहा है, या रिस्पॉन्स हम हैंड में दे नहीं पा रहे अगर हमारा हाथ नहीं चल रहा है तो, ठीक है। तो ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, तो हमें न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में जाना चाहिए न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाने के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट इज बेसिकली अबाउट कैंसर्स। तो ऑन्कोलॉजिस्ट जो है वो आपके स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स होते हैं जो कैंसर्स का ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। कैंसर के ट्रीटमेंट में जैसे आपका रेडियोथेरेपी हो गया और रेडिएशन के थ्रू होता है, ठीक है। तो ये आपका कैंसर से रिलेटेड कुछ भी होगा, जैसे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक पेशेंट है उसको कैंसर है, ठीक है, तो उसको किस डिपार्टमेंट में जाना चाहिए, किस स्पेशलाइज्ड डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तो आपका ऑन्कोलॉजी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ऑप्थेल्मोलॉजी इज बेसिकली रिलेटेड टू आई प्रॉब्लम, किसी को आईज में प्रॉब्लम है, सही से दिखाई नहीं दे रहा, कैटरैक्ट के प्रॉब्लम है, इरिटेशन होती है आईज में, रेड आईज हो जाती हैं, वाटरी आईज हो जाती हैं, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो वो किसके पास जाएगा? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाएगा वो, ठीक है, अपनी आईज को दिखाने के लिए। और यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट से रिलेटेड टू मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, तो मसल्स की या फिर बोन्स की, इन दोनों में से कोई भी इश्यू होता है, किसी को ऐसे बोल देंगे क्वेश्चन में कि एक कोई बंदा है, ठीक है, वो चल रहा था, फिर वो गिर गया, ठीक है, टकरा के गिर गया, उसका फ्रैक्चर हो गया, तो उसको किसके पास जाना चाहिए, किस डिपार्टमेंट में जाना चाहिए? तो ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। या फिर किसी की बोन सर्जरी होनी तो कहाँ जाना चाहिए? ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो ये हो गया। और उसके बाद जो है यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, ठीक है। तो यूरोलॉजी डिपार्टमेंट इज बेसिकली अबाउट यूरिनरी ट्रैक्ट प्रॉब्लम, तो चाहे वो मेल्स के लिए हो या फिर फीमेल्स के लिए हो, दोनों ही यहाँ पर दिखा सकते हैं या यूरोलॉजिस्ट को, ठीक है। तो यूरिन से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है, यूरिन में इन्फेक्शन है, जलन होता है, ठीक है, या फिर किसी को यूरिन का अमाउंट काफ़ी ऐसे कम लग रहा है, वो पानी भी ज़्यादा पी रहा है लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हो पा रहा, या कुछ भी ऐसा ब्लॉकेज वगैरह लगता है, ठीक है, तो उसके लिए आपका यूरोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। अब मुझे आप एक चीज़ यहाँ पर बताओगे कि अगर सपोज कोई किसी को किडनीज वगैरह में प्रॉब्लम है तो उसको किस स्पेशलिस्ट के पास दिखाना चाहिए? क्या वो भी यूरोलॉजी के पास जाएगा या किसी और के पास जाएगा? ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे हम, ठीक है। तो प्लीज़ बताना मेरे को कि किडनी से रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम है, किडनी में स्टोन्स हैं या किडनी में कुछ और प्रॉब्लम है, तो उसको किस डिपार्टमेंट को कंसल्ट करना चाहिए और किस स्पेशलाइज्ड डॉक्टर को दिखाना चाहिए? क्या वो भी यूरोलॉजिस्ट के पास जा सकता है या नहीं जा सकता? ठीक है। फिर नेक्स्ट है साइकेट्री डिपार्टमेंट। साइकेट्री इज बेसिकली रिलेटेड टू योर मेंटल इलनेस, मेंटल डिसऑर्डर, किसी को डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, ठीक है, ऐसा कुछ भी है, या वो सही से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है किसी भी चीज़ पर, ठीक है, एंड उसके बिहेवियर में काफ़ी ज़्यादा चेंज दिखाई दे रहा है, तो उसको हम साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाते हैं, जो कि हमें साइकेट्री डिपार्टमेंट में मिलेगा, ठीक है। तो मेंटल इलनेस, मेंटल डिसऑर्डर, स्ट्रेस, डिप्रेशन, काउंसलिंग किसी को करवानी है अपनी, ठीक है, तो ये सब चीज़ों के लिए हमें साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है। क्लियर है? तो ये आपके 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स थे। अब इसके अलावा कुछ भी आपसे डिपार्टमेंट पूछा जाता है तो इतने अगर आपने पढ़ भी लिए ना, इतनों के बारे में अगर आपको नॉलेज है, तो बाकी अगर कोई इसके अलावा आ भी गया तो आप एलिमिनेशन से आंसर निकाल लोगे उसका, ठीक है। क्योंकि देखो 4 ऑप्शन होंगे, आपको पता होगा कि यार ये इसका होता है, ये इसका होता है, ये इसका होता है, तो चौथा वाला जो भी बचेगा वो उसका आंसर हो जाएगा अगर आपने उसको नहीं पढ़ रखा तो, ठीक है। तो एलिमिनेशन से आंसर करना भी जरूर सीखो, वो भी काफी ज्यादा काम आता है आपके एग्जाम्स में। क्लियर है? तो ये आपके 20 डिपार्टमेंट्स हो गए। बाकी इससे पहले मैं 4 वीडियोस और अपलोड कर चुका हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस की, उसको एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। और उसका जो लिंक है वो भी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको कर लो और रिवीजन करते रहो। बस जितना मैं पढ़ा रहा हूँ रोज, जितने क्वेश्चन वगैरह टॉपिक वगैरह प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, बस उतना कर लो, उतना ही करना है,
ठीक है। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड में ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा ज़रूर पढ़ लो, सो दैट कि 20 में से आपके 16+ मार्क्स आ ही जाएं किसी भी तरीके से। क्लियर है। तो इस वीडियो को जो मैं यहीं पर एंड करता हूँ, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, सो दैट कि जब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।